गुड इवनिंग टू यू ऑल। कल हमने बजट के कंटेक्स्ट में बिहार के लिए जो स्पेशल पैकेज था उसकी चर्चा हुई थी और रोशन सर डिस्कस कर रहे होंगे रोड मैप फॉर डेवलप्ड इंडिया 2047। बजट का जो मतलब कल सेंटर थीम है और पूरी की पूरी बजटीय घोषणा उसी के इर्द गिर्द घूमती दिखाई पड़ती। आज एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को हम लेकर चलेंगे और वह डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि बजट को किस रूप में देखा जाए। बेसिकली अगर हम देखें तो मुझे लगता है जो इंडियन इकोनॉमी के सामने मौजूद चुनौतियां हैं, बजट को उनके परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की जरूरत है। बजट को उनके परिप्रेक्ष्य में बजट के विश्लेषण की जरूरत है और जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को देखें तो एक एग्जिस्टिंग चैलेंजेज होंगे, ठीक है, दूसरी इमर्जिंग चैलेंजेज होंगे और तीसरा रिस्क फैक्टर, ठीक है, जो अभी हमें विजिबल नहीं लग रहे हों लेकिन इन फ्यूचर जिनके विजिबल होने की संभावना है। यहां पर बजट पर चर्चा शुरू करने के पहले दो बातों को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। बेसिकली अगर आप देखें तो यह बजट जो है शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि इस बजट का इंपैक्ट जो है वो 8 महीने तक ही रहना है, नहीं, दैट इज अगस्त से लेकर के कह लें अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक। दूसरा कंटेक्स्ट देखें तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जनवरी 2025 में नया बजट आ जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस बजट के रियल इंपैक्ट को अगले 6 महीने के कंटेक्स्ट में देखे जाने की जरूरत है। दिसंबर जनवरी में नए बजट आने तक जो चीजें सामने आ जाए, यह दूसरा महत्वपूर्ण पहलू। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि एनडीए 3 जो है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 3 यह पॉलिटिकल चैलेंजेस को फेस कर रहा है और उस पॉलिटिकल चैलेंजेस के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। और अगर इस बार के बजट के विश्लेषण को आप देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने को इस बार के बजट में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी गई है और उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने की जो बात आपको बजट में दिखती है तो उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दो तरीके से इंश्योर करने का प्रयास किया गया है। नंबर 1 अगर आप देखें तो बजट के जरिए गठबंधन सहयोगियों को साधने की कोशिश की गई है, चाहे वो जदयू हो, चाहे वह तेलुगु देशम हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो या चंद्रबाबू नायडू हो, नहीं। और इसलिए अगर आप देखेंगे इन दोनों महत्वपूर्ण गठबंधन सहयोगी जो बिहार में सरकार को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में सरकार को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, तो इन दोनों राज्यों के लिए अगर आप देखें तो स्पेशल ट्रीटमेंट आपको बजट में दिखाई पड़ेगा। और यहां पर एक और बात ध्यान रखें, ना तो ऐसा पहली बार हुआ है और ना ही ऐसा अंतिम बार होगा। इस पहलू को ओवरलुक मत कीजिएगा। इस पहलू को ओवरलुक करेंगे तो खतरे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हर सरकार अपने पॉलिटिकल कन्वेनियंस के हिसाब से बजट को डिजाइन करती रही है। इसलिए अगर विश्लेषण के क्रम में, इस पर चर्चा के क्रम में अगर मैं क्रिटिकल हूं तो उस क्रिटिकल अप्रोच को एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में आप देखने की कोशिश मत कीजिएगा, वो फिर गलत कंक्लूजन की ओर आपको ले जाएगा।
इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो एक फेडरल कंसर्न तेजी से उभर करके सामने आया है। ये जो बिहार, बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ जो स्पेशल ट्रीटमेंट है, इस स्पेशल ट्रीटमेंट ने बजट और केंद्र सरकार के प्रति राज्य सरकारों में कहीं न कहीं असंतोष और नाराजगी को जन्म दिया है। कहीं पर वह असंतोष फ्लोर पर है, कहीं पर वह दबा हुआ है। अंतर सिर्फ इतना है। और इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो बात फेडरल कंसर्न की भी उठती है। नहीं, दूसरा अगर आप देखें तो इस बजट में एक और चीज आप पाएंगे, सरकार के प्रति कॉन्फिडेंस को रिगेन करने की भी कोशिश की गई है। इसको भी ओवरलुक आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस बजट के कंटेक्स्ट में देखें तो ना तो यह बजट प्रो कॉर्पोरेट दिखाई पड़ता और ना ही यह बजट पॉपुलिस्ट दिखाई पड़ता है, प्रो पीपुल दिखाई पड़ता है। अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें, यह कन्वेंशनल बजट के रूप में सामने आता है और एक कन्वेंशनल बजट के रूप में, कंजर्वेटिव बजट के रूप में यह कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको कहा कि यह कॉन्फिडेंस को रीगेन करने की कोशिश करता है। एक सजगता दिखेगी कि ऐसा ना हो कि सरकार की प्रो कॉर्पोरेट छवि निर्मित हो और विपक्ष को सरकार की प्रो कॉर्पोरेट छवि को बजट के सहारे उस पर अटैक करने का मौका मिले। और इसलिए अगर आप देखें तो लीक से अलग हट करके इस बजट में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की दिशा में जिस पहल की अपेक्षा की जा रही थी, उस पहल से इस बजट में परहेज किया गया, बचने की कोशिश की गई। इसके पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं और उसका एक यह भी रीजन हो सकता कि चूंकि नेक्स्ट बजट फिर जनवरी में प्रपोज्ड है, तो दैट मे बी पॉसिबल नेक्स्ट बजट में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की दिशा में सरकार से जो पहल अपेक्षित है, उसके लिए एक फेवरेबल प्लेटफॉर्म निर्मित करने की कोशिश इस बजट के माध्यम से की गई हो, ऐसा भी कहा जा सकता। तो हो सकता है कॉर्पोरेट हो, इकोनॉमिस्ट हो, या दुनिया के विभिन्न देश नरेंद्र मोदी जी की सरकार से जो उम्मीद कर रहे थे, जिस रिफॉर्म इनिशिएटिव की उम्मीद कर रहे थे, 6 महीने के बाद वो रिफॉर्म इनिशिएटिव फ्लोर पर आते दिखाई पड़े नेक्स्ट बजट के माध्यम से। अब अगर सबसे पहले हम बजट के सकारात्मक पक्षों की चर्चा करें तो 4-5 चीजों की मैं चर्चा करूंगा। नंबर 1, अगर आप जाकर के देखें, फिस्कल कंसोलिडेशन, जो पोस्ट कोविड इंडियन इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि 2020-21 में फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 9.2% के हाईएस्ट स्तर पर पहुंच गई थी। रेवेन्यू डेफिसिट को भी देखेंगे तो 2020-21 में रेवेन्यू डेफिसिट 7.5% के हाईएस्ट स्तर पर पहुंच चुकी थी। वही स्थिति आपको कैपिटल डेफिसिट के कंटेक्स्ट में भी दिखाई पड़ेगी। तो सरकार के सामने जो चुनौती थी कि कैसे फिस्कल कंसोलिडेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो है आगे बढ़ाया जाए और बढ़ते हुए घाटे पर अंकुश लगाया जाए। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो सरकार
अपने इस प्रयास में सफल दिखाई पड़ती है। क्योंकि अगर आप देखें 2024-25 के कंटेक्स्ट में बात करूं तो 2024-25 में फिस्कल डेफिसिट को 4.9% के स्तर पर रहने की संभावना व्यक्त की गई है 2024-25 के बजट में। और साथ ही वित्त मंत्री ने बजट के माध्यम से 2025-26 में फिस्कल डेफिसिट को 4.5% के स्तर पर लाए जाने की प्रतिबद्धता घोषित की। प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। और थोड़ा सा इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखेंगे तो आंकड़े इसको पुष्ट भी करते हैं। क्योंकि 2023-24 के कंटेक्स्ट में देखें तो 5.9% के फिस्कल डेफिसिट का अनुमान लगाया गया था बजट में। रिवाइज्ड एस्टिमेट में 5.8% फिस्कल डेफिसिट का अनुमान लगाया गया था। लेकिन एक्चुअल फिस्कल डेफिसिट का जो प्रोविजनल आंकड़ा जारी हुआ है वह जीडीपी के 5.6% का। तो ये जो 0.3% का मोर देन एक्सपेक्टेड गिरावट है फिस्कल डेफिसिट में, यह अपने आप में इस ओर इशारा करता। और केवल यहीं पर नहीं, 2024-25 के इंटरिम बजट में अगर आप जाकर के देखें तो 2024-25 के इंटरिम बजट में 5.1% के फिस्कल डेफिसिट का अनुमान लगाया गया था। लेकिन फुल फ्लेज बजट जो अभी पेश किया गया है उसमें उसको घटा करके 4.9% कर दिया गया। दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें, अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट के कंटेक्स्ट में बात करें तो मैंने इस बात की चर्चा की थी कि 2020-21 में रेवेन्यू डेफिसिट 7.5% के स्तर पर पहुंच गया था, 7.5% के हाईएस्ट स्तर पर। और अगर आप देखें 2022-23 में यह 3.9% के स्तर पर था। 2023-24 में इसके 2.6% के स्तर पर रहने की संभावना है, जो प्रोविजनल आंकड़े जारी किए गए हैं, एक्चुअल प्रोविजनल। और 2024-25 के कंटेक्स्ट में देखें तो इसके 1.8% पर रहने की संभावना व्यक्त की गई। तीसरा, प्राथमिक घाटा के आंकड़ों को भी देखें। प्राथमिक घाटा जो है जिसके 2024-25 में 1.4% के स्तर पर रहने की संभावना, जबकि 2022-23 में देखें यह 3% पर था, 2023-24 में यह 2% पर था। नहीं, अब सवाल यह उठता, फिस्कल कंसोलिडेशन के फ्रंट पर, राजकोषीय समेकन के फ्रंट पर सरकार को जो यह सफलता मिली है, नहीं, वह मोर देन एक्सपेक्टेशन है, मोर देन एक्सपेक्टेड है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस सफलता को देखें, दो फ्रंट पर देखे जाने की जरूरत है। एक एक्सपेंडिचर के फ्रंट पर और दूसरा रिसिप्ट के फ्रंट पर। दोनों के कंटेक्स्ट में उसको देखे जाने की जरूरत है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्सपेंडिचर के फ्रंट पर अगर आप जाकर के देखें तो आप पाएंगे कि रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी और सब्सिडी रिफॉर्म के जरिए सब्सिडी में लगातार कमी लाई गई है। नहीं? अगर आप देखें 2020-21 में
केंद्रीय सब्सिडी जीडीपी के 3.82% के स्तर पर थी। 2023-24 में देखें, इसके जीडीपी के 1.49% पर रहने की संभावना है। प्रोविजनल एक्चुअल आंकड़े आ चुके हैं, एक्चुअल आंकड़े अभी आने हैं, फाइनल आंकड़े एस्टिमेट। और 2024-25 के कंटेक्स्ट में देखें तो इसके 1.31% पर रहने की संभावना है। तो अगर आप देखेंगे सब्सिडी में जो यह कमी के रुझान दिखाई पड़ते, उसके पीछे दो फैक्टर काम कर रहे हैं। दिसंबर 2022 में देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को ड्रॉप किया गया। इसके कारण अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के फूड सब्सिडी के बर्डन में कमी आई। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी कमी के रुझान देखने को मिलते। और फर्टिलाइजर सब्सिडी में जो कमी के रुझान देखने को मिलते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? बेसिकली आप देखेंगे यूक्रेन क्राइसिस जो होता, उसके बाद अचानक से फर्टिलाइजर की कीमतों में भी उछाल आता है। लेकिन अब धीरे 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 जो है फर्टिलाइजर के प्राइसेज में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को तेज होते देखा जा सकता, और इसका लाभ उर्वरक सब्सिडी के कम होते दबाव के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में हम बात करें, आप अगर देखें, ये तो एक्सपेंडिचर के फ्रंट पर हमने बात की। एक्सपेंडिचर के फ्रंट पर अगर देखें 2024-25 के बजट को देखें तो 2024-25 का जो बजट है उसमें सेंट्रल एक्सपेंडिचर में 8.5% के इंक्रीज किए गए, 8.5% की वृद्धि दिखाई पड़ती। और इसमें इस चीज को ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि हुई है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि हुई है। लेकिन अगर आप देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यह जो है बजट का एक सकारात्मक पक्ष है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि 17.1% की रही है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वृद्धि जो है वह 6.1% की रही है। मतलब यह कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि की दर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वृद्धि की दर की तुलना में कहीं तेज रही है, और यह ग्रोथ और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बजट का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें, रोशन सर चर्चा कर रहे होंगे आज, मैं सुन रहा था, विनिर्माण और रोजगार अवसरों के सृजन की बात कर रहे थे। और अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें तो रोजगार सृजन को इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। थोड़ी देर में हम उस पर चर्चा करेंगे अपने तरीके से। अगर आप देखें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में की गई यह वृद्धि जो है वह कहीं ना कहीं रोजगार अवसरों के सृजन में भी सहायक होगी। नहीं, दो तरीके से यह चीज ध्यान रखें। पब्लिक एक्सपेंडिचर का बड़ा हिस्सा जो है सड़क और रेलवे को गया है, और करीब करीब देखें दोनों को मिला दे तो 5,33,000 करोड़ जो है, लगभग 5,33,000 करोड़ की राशि सड़क और रेलवे के मद में आवंटित हुई है, जो यह बतलाता है कि आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटी के क्रिएशन में महत्वपूर्ण भूमिका होनी। नंबर 1। नंबर 2, यह इंडिकेट करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ और डेवलपमेंट को गति मिलेगी और इसका फायदा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फ्रंट पर पूरी की पूरी इकोनॉमी को मिलेगा। दूसरी बात अगर आप जाकर के देखें तो दूसरी बात आप पाएंगे, सरकार से हमारी क्या उम्मीद होती है? नहीं, तो सरकार से जो हम उम्मीद करते वह यह उम्मीद करते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट के जरिए वह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट करने की कोशिश करे। और अक्सर देखेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को फॉलो करता दिखाई पड़ता। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सरकार यह उम्मीद कर रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी एक्सेलरेट करने का काम करेगी। ठीक है, यद्यपि आप अगर देखें तो सरकार की यह उम्मीद जमीनी धरातल पर बहुत प्रभावी नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि हाल के वर्षों में देखें तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट कर पाने में असमर्थ रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को फॉलो करते दिखाई नहीं पड़ रहे। और दूसरी चीज जो उभर करके आती है, इस बजट की जिस चीज के लिए आलोचना की जा रही है कि अगर आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए आवश्यकता किस बात की है? तो इसके लिए आवश्यकता इस बात की है, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया जाए, निवेशकों को बजटरी प्रपोजल पॉलिसीज के जरिए जो है निवेशकों के विश्वास को मजबूती प्रदान की जाए। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो यह माना जा रहा है कि इस बार का बजट जो है इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर पाने में असमर्थ। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप जाकर के देखें तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं जो निवेशकों के विश्वास को मजबूती प्रदान करने की बजाय निवेशकों के विश्वास को कमजोर करते। जैसे अगर आप देखेंगे कैपिटल गेन्स टैक्स में वृद्धि, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में वृद्धि, जिसके प्रति मार्केट का रेस्पॉन्स जो है इमीडिएट रेस्पॉन्स निगेटिव था, यद्यपि बाद में मार्केट को रिकवर करते देखा जा सकता है। यहां पर इस चीज को ध्यान रखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जीडीपी के 3.4% पर मेंटेन्ड है। तो ये तो एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके साथ बात की। रेवेन्यू रिसिप्ट के फ्रंट पर क्या पैटर्न रहा? तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो 2024-25 के बजट में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में 10.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब टैक्स रेवेन्यू के मोबिलाइजेशन के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो सरकार का फोकस इनडायरेक्ट टैक्स की तुलना डायरेक्ट टैक्स पर आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा। और डायरेक्ट टैक्स में भी अगर आप जाकर के देखें तो डायरेक्ट टैक्स में भी सरकार का फोकस जो है पीआईटी पर ज्यादा दिखाई पड़ेगा, पर्सनल इनकम टैक्स पर ज्यादा दिखाई पड़ेगा। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है या कॉर्पोरेट टैक्स जो है उस पर वो फोकस कम दिखाई पड़ता। अगर आप ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में देखें तो कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्जेस्ट शेयर किसका है? लार्जेस्ट शेयर जो है पीआईटी का है, पर्सनल इनकम टैक्स का है। नंबर 2 पोजीशन पर जाएं तो जीएसटी है।
नंबर 3 पोजीशन पर जाएं, नंबर 3 पोजीशन पर जाएं, तो कॉर्पोरेट टैक्स। नंबर 4 पोजीशन पर जाएं तो केंद्रीय उत्पाद कर है, और नंबर 5 पोजीशन पर जाएं तो कस्टम ड्यूटी है। नहीं, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में हम आगे बात करें, मतलब आज के कंटेक्स्ट में देखें तो व्यक्तिगत आयकर ने निगम कर को पीछे छोड़ा है। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिए क्यों प्रो कॉर्पोरेट छवि निर्मित होती हुई आती। यह एक महत्वपूर्ण रीजन है, यह एक महत्वपूर्ण रीजन है। पूरे के पूरे टैक्स रिफॉर्म में इस बार के भी बजट को देखेंगे ना, तो इस बार के बजट में भी आपको दिखेगा कि टैक्स रिफॉर्म की दिशा ऐसी है जो आम लोगों पर टैक्स के बर्डन को बढ़ाए, ठीक है, और कॉर्पोरेट्स के ऊपर से टैक्स के दबाव को कम करे। डायरेक्शन वही है। नहीं? दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी उछाल की स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। और अगर मैं कह रहा हूं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी उछाल की स्थिति दिखाई पड़ती, तो चाहे आरबीआई के द्वारा हायर ट्रांसफर की बात हो, उच्च अंतरण, चाहे अदर कम्युनिकेशन सर्विसेज से जो रिसिप्ट है उसमें इंक्रीज की बात की जाए, टेलको लाइसेंस फीस या स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस से उससे ज्यादा राशि प्राप्त हुई, राजस्व प्राप्त हुआ, जिसका अनुमान सरकार ने लगाया था। एक ओवरऑल कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, कई बार प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों के जो पैटर्न होते, ठीक है, लिखा हुआ देखेंगे रुपया आता है और रुपया जाता है। नहीं, तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखें। तो सरकार के सोर्स ऑफ रिसिप्ट में देखें तो नंबर 1 पोजीशन पर है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, उधारी और अन्य देयताएं। 27% रिसोर्सेज जो है बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज के जरिए मोबिलाइज किए जाते। नंबर 2 पोजीशन पर इनकम टैक्स है, 19% रिसोर्सेज जो है इनकम टैक्स के जरिए मोबिलाइज किए जाते हैं। नंबर 3 पोजीशन पर अगर आप देखें, जीएसटी एंड अदर टैक्सेज हैं, 18% रिसोर्सेज जो हैं इनके जरिए प्राप्त होते। नंबर 4 पोजीशन पर देखेंगे तो कॉरपोरेशन टैक्स है, 17% रिसोर्सेज वहां से प्राप्त होते हैं। नंबर 5 पर अगर आप जाकर के देखें तो नॉन टैक्स रिसिप्ट है जो 9% के स्तर पर है। ठीक है, टॉप 5 रखें। ठीक उसी प्रकार अगर आप देखें केंद्रीय व्यय के रुझानों के कंटेक्स्ट में बात करूं, नहीं तो नंबर 1 पोजीशन पर जो है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज, केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 21%। नंबर 2 पोजीशन पर अगर आप जाकर के देखें तो इंटरेस्ट पेमेंट 19%। नंबर 3 अगर देखें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्रक
योजनाएं, जहां 16% नहीं। अगेन अगर आप जाकर के देखें, नंबर 4 पोजीशन पर फिनांस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर है 9%। नंबर 5 पर है, नंबर 5 पर 2 हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर 8% ईच, 8% ईच। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये बात हमने किसके कंटेक्स्ट में की? ये बातें हमने आपके साथ की इनकम एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न के कंटेक्स्ट में, और इनकम और एक्सपेंडिचर पैटर्न के कंटेक्स्ट में हमने चर्चा करते हुए फिस्कल कंसोलिडेशन के प्रोसेस कैसे आगे बढ़ रहे हैं उसकी ओर इशारा किया। यहां पर एक बिंदु और ऐड ऑन करें, ठीक है। 2026-27 से, दैट इज 2026-27 से अगर आप देखें तो सरकार ने फिस्कल कंसोलिडेशन की स्ट्रैटेजी को जो है न्यू ओरिएंटेशन देने की बात की, नहीं? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान अगर आप देखें तो जो मुद्दे उछले, जो मुद्दे चर्चा में आए, उसमें एक मुद्दा क्या था? एक मुद्दा यह था कि 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उस समय देश पर जो है विदेशी कर्ज 55 लाख करोड़ था, और मतलब अभी 24 तक आते आते वो कर्ज जो है 200 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया। मतलब जितनी तेजी से या मेरे ख्याल से 55,000 करोड़ होगा, हो सकता है थोड़ा सा, और 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो जितनी तेजी से जीडीपी का साइज बढ़ा, विदेशी कर्ज उसकी तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा। और इसी के कंटेक्स्ट में देखेंगे जीडीपी टू डेप्ट रेशियो भी बढ़ता चला गया। तो अब 2026-27 से फिस्कल कंसोलिडेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो है डेफिसिट टारगेट को इस रूप में निर्धारित किया जाएगा जिससे डेप्ट जीडीपी रेशियो को निरंतर कम किया जा सके। इसका मतलब यह डेप्ट जीडीपी रेशियो में निरंतर कमी से फिस्कल कंसोलिडेशन को लिंकअप करने की बात की गई, और यह स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है फिस्कल कंसोलिडेशन के कंटेक्स्ट में। नहीं? अब अगर यहां से मैं आगे बढ़ूं तो यहां पर इस बजट का पॉजिटिव एस्पेक्ट केवल फिस्कल कंसोलिडेशन नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करने को प्राथमिकता दी गई। और जब हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को फोकस करने की बात कर रहे हैं तो उसमें फिस्कल कंसोलिडेशन के अलावा और क्या आता? इन्फ्लेशन मैनेजमेंट भी आता है, मुद्रास्फीति प्रबंधन भी आता है, और उसमें अगर आप देखें करेंट अकाउंट डेफिसिट भी आता है। नहीं? तीसरी बात अगर मैं कहूं तो टैक्स रिफॉर्म की दिशा में
जो पहल की गई है वह भी स्वागत योग्य है। जैसे अगर आप देखें, एंजल टैक्स को स्क्रैप करने की बात की गई, ड्रॉप करने की बात की गई। एंजल टैक्स का मतलब समझते? 2012 में एंजल टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था यूपीए सरकार के द्वारा। और एंजल टैक्स को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया को कैसे इफेक्टिवली चेक किया जाए, नहीं? और मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब समझते होंगे, ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करना। तो अगर देखें अक्सर क्या होता था, इस चीज को समझें कि अक्सर ये होता था, कई बार सेल कंपनी की बात सुनते होंगे, चर्चा सुनी होगी। मतलब एक मेन कंपनी है, उसकी कई सेल कंपनियां हैं, उन्हीं के बीच खरीद बिक्री होती है। पता चला कि मार्केट प्राइस कुछ और है और लोअर प्राइस पर खरीद हो रही। तो इन दोनों के बीच जो गैप है उसको इनकम माना गया और उस इनकम को टैक्स नेटवर्क के दायरे में लाया गया, उनको टैक्स किया गया। उसी टैक्स को एंजल टैक्स कहा जाता है। ठीक है। तो अगर आप देखें यूपीए के सरकार के समय जो चीजें बिगड़ी थी उनमें एक कारण एंजल टैक्स भी माना जाता है। अगर आपको ध्यान होगा तो एक मसला, हचिंसन वोडाफोन वाला मसला काफी चर्चा में आया था, जो डील भारत के बाहर हुआ था। ठीक है। और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में कानून को इंट्रोड्यूस करके वहां पर उसकी टैक्स लायबिलिटी को इंश्योर करने की कोशिश की गई, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक चला था। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंजल टैक्स को समाप्त करना और एंजल टैक्स को समाप्त करना यह एक ऐसा कदम है जो कहीं ना कहीं मार्केट के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट अप करने का काम करेगा। दूसरा, अगर देखें विदेशी कंपनियों के कंटेक्स्ट में देखेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% के स्तर पर थी, उसको कम करके 35% के स्तर पर लाया गया। और तीसरा कंटेक्स्ट देखें, इनकम टैक्स के संदर्भ में देखेंगे अभी पैरेलली दो रिजिम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओल्ड रिजिम भी एग्जिस्ट कर रहा है और न्यू रिजिम भी एग्जिस्ट कर रहा है। सरकार ने जो उम्मीद जताई थी कि ओल्ड रिजिम से न्यू रिजिम की ओर जो है टैक्स पेयर्स शिफ्ट करेंगे, वो शिफ्टिंग सरकार की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। और इसलिए देखें तब 5%, 10% के टैक्स स्लैब में 1-1 लाख एड ऑन किए गए अपर लिमिट में, और यह उम्मीद जताई गई कि यह शिफ्टिंग के प्रोसेस को फास्टेन करने का काम करेगा। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करूं तो ये टैक्स रिफॉर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना जो है, यह तीसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस बजट का। चौथे कंटेक्स्ट में बात करूं, कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, दोनों के कंटेक्स्ट में देखें। आजकल क्या देखेंगे आप, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो ऑफिस में भी लगातार मोबाइल पर काम करते हैं, सैलरी ऑफिस की लेते, काम मोबाइल पर करते हैं। और मोबाइल पर काम क्या करते हैं? यही इधर उधर ट्रेडिंग का काम, लगातार दिन भर जो है उसमें लगे रहेंगे। और कई लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अच्छे पैकेज को छोड़कर फुल फ्लेज ट्रेडिंग को ही अपना कारोबार बनाया है। ठीक है। और ट्रेडिंग में क्या होता है?
शेयर के प्राइसेस में फ्लैक्चुएशन के जरिए इनकम को जनरेट करने की कोशिश होती, इनकम को मैक्सिमाइज करने की कोशिश होती। अब अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो चाहे हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन की बात करें, चाहे कैपिटल गेन टैक्स की बात करें, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे को आप पढ़ेंगे तो 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? वह जो है फ्यूचर मार्केट वोलेटिलिटी की चर्चा करता है, भविष्य में बाजार की अस्थिरता की चर्चा करता है। और वो कहता है कि दरअसल जो है मार्केट अगर देखें तो ओवर हीटेड है। ओवर हीटेड का मतलब समझते हैं? ओवर हीटेड का मतलब यह है कि औकात से ज्यादा चढ़ चुका है। ठीक है, जैसे बैलून वगैरह कई बार फुलाते हैं तो फूलते 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 क्या होता है, एक समय के बाद बैलून अपने औकात के बाहर फूल जाता है। और जब औकात के बाहर फूल जाता है तो फूटने की संभावना क्या होती? नहीं। दूसरा अगर आप देखें तो एसेट प्राइस जो है उसमें इन्फ्लेशन जो है, मतलब आप आज पटना जैसे जगहों पर, पटना में अगर आप 3 BHK फ्लैट ढूंढने के लिए जाएं तो आज के डेट में 1 करोड़ से कम में 3 BHK फ्लैट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा उससे कम में। ठीक है, और ऐसा नहीं मैं बोरिंग रोड की बात कर रहा, आप सगुना मोड़ की तरफ भी चले जाएं, नहीं तो अगर आप देखें इक्विटी मार्केट की भी वही स्थिति है और रियल एस्टेट की भी वही स्थिति दिखाई पड़ेगी। और इसी के कंटेक्स्ट में इकोनॉमिक सर्वे में यह अनुमान लगाया गया, मतलब यह प्रिडिक्ट किया गया कि ओवरहीटेड मार्केट और एसेट प्राइस इन्फ्लेशन जो है वह बाजार को जोखिम की ओर ले जा रहा है, बाजार में अस्थिरता की संभावनाओं को जन्म दे रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसको क्या किया जाए, चेक किया जाए, नहीं। और अगर आप इस एंगल से देखें तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स में की जाने वाली वृद्धि जो है वह कहीं ना कहीं फ्यूचर रिस्क मैनेजमेंट की दिशा में प्रभावी साबित हो सकती। तो मुझे लगता है दैट मस्ट बी एप्रिसिएटेड। अब अगर इसी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, सकारात्मक पक्ष से इतर बात करें, इंडियन इकोनॉमी के सामने इकोनॉमिक सर्वे 3 चुनौतियों को आइडेंटिफाई करता है। नंबर 1 निवेश, नंबर 2 रोजगार, नंबर 3 कंजम्पशन उपभोग, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड कंजम्पशन, इस 3 को आइडेंटिफाई करता है। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि पर ईयर 78.5 लाख जॉब क्रिएशन की जरूरत है। ठीक है, और ऐसा निजी क्षेत्र के सहयोग के बिना संभव नहीं है। और अगर प्राइवेट सेक्टर को देखें तो प्राइवेट सेक्टर जो है जॉब क्रिएशन को लेकर बहुत गंभीर नहीं है, वो उसकी प्राथमिकता में नहीं है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, इन तीनों फ्रंट पर आप देखेंगे तो इस बार का बजट कहीं ना कहीं हमें निराश करता है, तीनों फ्रंट पर। नहीं, देसी में एक शब्द है चिप्पी साटना, समझते हैं ना उसका मतलब? तो इस बार के बजट को अगर आप देखें तो इन तीनों फ्रंट पर चिप्पी साटने की कोशिश है, पैचिंग की कोशिश आपको दिखाई पड़ेगी। आप देखें जॉब क्रिएशन के फ्रंट पर सरकार क्या कर रही है, जरा नजर दौड़ा करके देखें।
तो जॉब क्रिएशन के फ्रंट पर अगर आप जाकर के देखें तो पहले चुनौती देखें, फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे कहता है, ठीक है, अपर्याप्त रोजगार अवसर और रोजगार में कमी, ठीक है। Inappropriate employment opportunity and decreasing job। लोकसभा इलेक्शन 2024 में देखें तो बेरोजगारी एक बड़ा मसला रहा और सरकार को उस मसले पर सत्तारूढ़ दल के लिए रिस्पॉन्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल रहा। तीसरी चीज देखें, एक और चुनौती है पोस्ट कोविड इंडिया में। आप देखेंगे वर्कर्स शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ वर्कर आपको देखने को मिलता। और शिफ्टिंग ऑफ वर्कर किस ओर है? वर्कर्स का शिफ्ट एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर है, वर्कर्स का शिफ्ट अदर इनफॉर्मल सेक्टर की ओर है। नहीं, जबकि हम उम्मीद क्या करते, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है हम यह उम्मीद करते कि वर्कर्स का शिफ्ट एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर होगा, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की ओर होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर होगा। वर्कर्स का शिफ्ट इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर की ओर होगा। नहीं, तो यहां पर अगर आप जाकर के देखें शिफ्टिंग ऑफ वर्कर्स जो है वह निगेटिव डायरेक्शन में है, रिवर्स डायरेक्शन में है। और इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो इस बार का बजट रोजगार अवसरों के सृजन के मद्देनजर विनिर्माण क्षेत्र को प्राथमिकता देने की बात करता है, औपचारिक क्षेत्र को प्राथमिकता देने की बात करता, फॉर्मल सेक्टर को प्राथमिकता देने की बात करता। नहीं, प्राथमिकता देने की बात करना और प्राथमिकता देने में अंतर है या नहीं? रोशन सर ने आपके साथ डिस्कस किया होगा, आज किया है ना इस पहलू को। तो अगर आप जाकर के देखें तो उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप देखें 3 एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की घोषणा इस बार के बजट में की गई है। दूसरा, इंटर्नशिप प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विथ इंडिया इनकॉर्पोरेट की बात की गई है। यह एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव 2 साल के लिए और इंटर्नशिप प्रोग्राम 5 वर्षों के लिए, ठीक है। तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप देखें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंक्रीज की बात मैंने ऑलरेडी पहले की। नहीं, चौथा कंटेक्स्ट अगर आप देखें तो जहां पर एमएसएमई की बजट में चर्चा है तो वहां पर चर्चा है एमएसएमई लेबर इंटेंसिव है और एमएसएमई में एमएसएमई विनिर्माण जो लेबर इंटेंसिव भी है और लेबर इंटेंसिव होने के साथ साथ वहां पर लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या है, वहां पर लेबर की प्रोडक्टिविटी हाइयर है, श्रम उत्पादकता अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर है। अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो कुछ सवाल उभर करके सामने आते, और ये सवाल क्या उभर करके सामने आते? चुनौती है रोजगार अवसरों के सृजन की। रोजगार अवसरों के सृजन के लिए आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया जाए जो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। नंबर 2, ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं जो इनिशिएटिव
निवेशकों के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें। नंबर 3, ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं जो इनिशिएटिव निजी क्षेत्र के निवेश को कैटेलाइज कर सके। और इसके लिए आवश्यकता क्या थी? नहीं, जो कॉरपोरेट से हैं, जो कंपनियां हैं, उनके जो जेन्युइन रिस्क कंसर्न है उनको रिड्रेस किया जाए। इसके लिए शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग में निवेश की आवश्यकता थी। और पता चला शिक्षा का बजट जो है बढ़ाने की बजाय कम कर दिया गया। नहीं, 2023-24 में जो एक्चुअल एलोकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, उसकी तुलना में 2% की कमी है। और यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, केवल 2% कमी ये नहीं है, ये केवल 2% की कमी नहीं है, बजट आउटले में कितनी वृद्धि हुई है उसके इंपैक्ट के साथ इसको अटैच करके देखने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर मूव करें तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने की बात थी। और इस संदर्भ में देखा जाए तो यह बजट वहां पर निराश करता दिखाई पड़ता। इवन अगर आप जाकर के देखें तो जिन 4 सोशल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया है उसमें अन्नदाता किसान है। और अगर आप जाकर के देखें तो पिछले 5 साल के दौरान कृषि मंत्रालय के बजट में निरंतर कमी आपको दिखाई पड़ेगी। जीडीपी के कंटेक्स्ट में देखें तो लगातार जो बजटरी एलोकेशन है उसमें कमी दिखाई पड़ती है। और कमी का यह ट्रेंड जो है इस बार भी जारी रहा है। तो यहां पर मूल प्रश्न उठता, डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सारा का सारा जो है मेयर स्पेकुलेशन है कि यहां इंसेंटिव देंगे तो उस इंसेंटिव से इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। सारी चीजें इसी पर काम कर रही हैं। ठीक है, निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, निजी क्षेत्र को, निवेशकों के कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप किया जाए, उसको लेकर के कोई बड़ा आइडिया नहीं है। निजी क्षेत्र पब्लिक इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करे, उसके लिए कोई मेजर इनिशिएटिव आपको यहां पर नहीं दिखाई पड़ता। और अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करें तो कैसे एक बड़ी समस्या जो आ रही है, डिमांड को कैसे इंक्रीज किया जाए, डिमांड को कैसे इंक्रीज किया जाए, कंजम्पशन को कैसे बढ़ाया जाए। नहीं, और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए आवश्यकता किस बात की है? तो कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए आवश्यकता इस बात की है, कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए आवश्यकता इस बात की है, इनकम जनरेट किया जाए और इनकम जनरेट करते हुए परचेजिंग पावर को बढ़ाया जाए। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन तीन मोर्चों पर जाकर के देखें तो बजट जो है वो कहीं ना कहीं निराश करता दिखाई पड़ता। ठीक है, तो एक इसमें एक और बिंदु उसमें जॉब क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एमएसएमई वाली चर्चा की थी ना? नहीं, और एमएसएमई से रिलेटेड मैंने स्कीम की इसलिए नहीं चर्चा की क्योंकि रोशन सर उसकी चर्चा आपके साथ कर चुके हैं। तो अनावश्यक उनको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। ये जरूर कहूँगा कि एमएसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से जब रेगुलर क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था एमएसएमई को, तो वहाँ पर हमने एमएसएमई के कंटेक्स्ट में जो फिनेंशियल क्राइसिस डिपेंड हो रहा है, नहीं मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 41% एमएसएमईज ऐसे हैं, ये 21 का आंकड़ा है, 41% एमएसएमईज ऐसे हैं जिनके पास 3 महीने का भी ऑपरेशनल रिसोर्सेज नहीं है। इतने रिसोर्सेज नहीं है बैकअप के रूप में कि वो 3 महीने ऑपरेट कर सके।
तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे क्रेडिट के कंटेक्स्ट में, जो डिफॉल्टर्स एमएसएमई हैं, कैसे उनके फिनेंशियल क्राइसिस के फेज में भी उनके लिए जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी सुनिश्चित किए जा सके, वो इनिशिएटिव मुझे लगता है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है जो एमएसएमई को राहत देने का काम करेगा। और यह इसलिए भी क्योंकि अगर आप देखें तो एनपीए के फ्रंट पर जो है ना, एनपीए के फ्रंट पर फिनेंशियल बैंकों को काफी राहत मिली है पिछले 2-3 वर्षों के दौरान, तो उस रिस्क को वहां पर लिया जा सकता है। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो थे, जिस ओवरऑल सिनेरियो को हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। क्लियर? तो अभी इस चर्चा को यहीं पर रोकता हूं। रोशन सर का कुछ पार्ट अगर बचा होगा, बचा है क्या? कितना करवा दिया? 4 करवा दिए ना, तो वो नेक्स्ट करवा देंगे, देख लेते हैं कल या परसों, ठीक है ना। मेरी ओर से चीजें जो हैं फिनिश्ड हैं। ओके, थैंक यू।